हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। आप सभी ने सुना होगा हेरिडिटी के बारे में। ये चैप्टर पहले था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन में से जो एवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो एनसीईआरटी में से कट हो गया है। तो आपको पढ़ने के लिए केवल एक ही चीज रह गई जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या होती है, वही क्यों जरूरी होती है, हेरिडिटी से क्या बेनिफिट मिलता है हमें या ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म हेरिडिटी की वजह से किस तरह से सरवाइव कर पाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। और हेरिडिटी को दिया किसने था, मेंडल कौन थे, क्या क्या लॉज उन्होंने दिए थे, वो सारी चीजें हम कवर अप करने वाले चैप्टर के अंदर। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर में देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज हम कवर अप करेंगे। सबसे पहली चीज जो है कवर अप करने के लिए वो है हेरिडिटी। क्या होती है हेरिडिटी, है ना? क्यों होती है हेरिडिटी, क्यों जरूरी होती है ना? जो ट्रेड्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं गार्जियंस की या पेरेंट्स की, वो ऑफ स्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, वो ही चीजें बताई हैं किसके थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू। और जब हेरिडिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो वेरिएट करता है, यानी अपनी पहले वाली स्पीशीज से अलग हो जाता है। किसके थ्रू हो जाता है, हेरिडिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से। समझ आ रही है? उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भाई मेंडल भाई के बारे में। मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या क्या लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, ठीक है? क्या क्या उन्हें ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिली, प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, क्यों कराया, किस तरह से कराया, सारी चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हम किसी भी होने वाले बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं, है ना? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है वो बॉय रहेगी या गर्ल होगी, मेल होगी या फीमेल होगी। वो सारी ही प्रोबेबिलिटी किसके अंदर डिफाइन करते हैं हम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बढ़ते हैं आगे। जो चीज है कवर अप करने के लिए, सबसे पहले जो आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर कुछ डिफरेंट और घुमावदार टर्म्स है जो आपको खोपड़ा घुमाने वाली है ना। अरे नहीं, वो आसान है, बहुत आसान है। देखिए, होमोजाइगस सबसे पहली टर्म है क्या, होमोजाइगस। टू एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर आर सेम। जब किसी सेम कैरेक्टर के दो एलील्स बिल्कुल सेम सेम हो, सपोज कीजिए मैं किसी प्लांट के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं टॉल प्लांट ले रहा हूं तो उसके दोनों एलील ही कैपिटल टी होंगे। तो ये दोनों एलील बिल्कुल सेम है, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ के दोनों एलील्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी एक टी कैसा है, कैपिटल है, और दूसरा टी कैसा है, स्मॉल है। तो ये कंडीशन होगी आपकी हेट्रोजाइगस, यानी जिसमें दोनों ही एलील सेम हो वो होमोजाइगस होगा। और जिसमें दोनों एलील्स अलग अलग हो, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है? तो ये कंडीशन कैसी है, ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन है। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी जेनरेशन का एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जीनोटाइप होता है, ठीक है? और फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिनोटाइप है भाई, ये हेडिंग दिखाई नहीं देगी आपको। ये क्या है, फिनोटाइप। ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा आगे जब हम रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद में देखते हैं भाई डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट क्या है, ऐसा कोई भी एलील जो अपने कैरेक्टर को आने वाली जनरेशन में दिखा दे, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और ऐसा एलील जो अपने कैरेक्टर को अनएक्सप्रेस्ड रखे, वो एलील कैसा होगा, कैसा होगा, रेसेसिव एलील होगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी रखा, ये दोनों हाइट के ट्रेट्स हैं, दोनों ही हाइट के लिए हैं। कैपिटल टी है टॉल के लिए, है ना? किसके लिए है, टॉल के लिए है। और स्मॉल टी किसके लिए है, डुवर्फ के लिए है। किसके लिए है भाई, डुवर्फ के लिए है। तो अगर कोई भी प्लांट ऐसा बनेगा कि जिसमें दोनों ही तरह के एलील्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो प्लांट हमेशा कौन सी क्वालिटी दिखाएगा, डोमिनेंट वाली क्वालिटी दिखाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। ठीक है? दूसरा वाला जो क्वालिटी दिखाई नहीं पा रहा भाई, स्मॉल टी, ये कौन सा एलील होगा, रेसेसिव होगा। जिसकी क्वालिटी प्लांट में नजर आ रही है वो डोमिनेंट एलील, और जिसकी नहीं नजर आ रही वो रेसेसिव एलील। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए ये सारी चीजें आप आगे देखोगे, जब रिएक्शन करोगे तब समझ आ जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्रोमोसोम्स। सभी ने पढ़े होंगे। रोड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये दिखाई देते हैं हमें सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल के अंदर आपको क्रोमोसोम देखने हैं तो वो कब दिखाई देंगे आपको, सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं किससे, डीएनए से। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, जीन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। क्या है भाई, एक फंक्शनल सेगमेंट है। किसका फंक्शनल सेगमेंट है, किसका है, डीएनए का। डीएनए के ऐसा फंक्शनल सेगमेंट जो जरूरी होता है क्या करने के लिए, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, या प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एलील, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील। किसकी, जीन की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो ऑक्यूपाई करे, क्या ऑक्यूपाई करे, सेम पोजीशन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, उसको हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं भाई फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्या है हेरिडिटी। देखिए, द प्रोसेस बाय विच पेरेंट्स पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर चिल्ड्रन इज नोन एज हेरिडिटी। क्या है भाई, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स पास करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को टू देयर चिल्ड्रंस, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स अपने कैरेक्टर को पास करते हैं किसमें, अपनी आने वाली संतानों में। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, हेरिडिटी कहलाएगी। वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये जो चीज दी थी, यानी हेरिडिटी वाली जो चीज है, इसका जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, बेसिकली बायोलॉजी या जेनेटिक्स से मिला था। इट रेगुलेट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है भाई, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, जेनेटिक्स ए फील्ड ऑफ अ बायोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जेनेटिक्स क्या है, एक फील्ड है किसका, बायोलॉजी का, जो डिस्क्राइब करता है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को, इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। कौन सी स्टडी के बेस पर भाई, हेरिडिटी के बेस पर। यानी हेरिडिटी जो है एक टॉपिक है साइंस के एक पोर्शन का जिसको बोला गया है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स साइंस के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप किस चीजों का जिक्र करते हैं, बेसिकली हेरिडिटी का करते हैं, या करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का। यानी इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ट्रांसफर होते हैं जीन्स, वो सारी चीजें बायोलॉजी की कौन से पोर्शन के अंदर आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक सा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, देखिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर चिल्ड्रन। अभी हमने पढ़ा ऐसी प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए। ये प्रोसेस है क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। अभी में 3-4 बार रिपीट हो गए हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी पेरेंट अपनी क्वालिटीज या अपने ट्रेड्स को अपने चिल्ड्रंस के लिए डोनेट करता है, ये ट्रांसफर करता है। उन ट्रेड्स को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटीज बिटवीन जनरेशन बाय ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए थ्रू रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, ये एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटीज, यानी जिस तरह के जीन्स होंगे उनकी क्वालिटी को बरकरार करना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, जनरेशन बाय जनरेशन। वो जिम्मेदारी किसकी होती है, हेरिडिटी की होती है। ठीक है, और वो किसके थ्रू हो रहे हैं भाई, डीएनए के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं, डीएनए के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन जो वर्ड है
वेरी, ये एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं वेरी। वेरी का मतलब होता है डिफरेंट या अलग अलग। क्या होता है? डिफरेंट या अलग अलग। कहने का मतलब ये है जहां पर भी हेरिडिटी होगी, ठीक है, वहां पर आने वाली जो जनरेशन होंगी वो हमेशा वेरिएशन करती रहेंगी। कैसे करेंगी? सपोज कीजिए कोई सेक्स क्रोमोसोम, एक मिनट रुको भाई, सपोज कीजिए कोई मेल है जिसकी क्वालिटी है टॉल, ठीक है, या आप हम प्लांट की बात कर लेते हैं, एक प्लांट टॉल है एक प्लांट डवार्फ है, अगर हम दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हमें एक टॉल प्लांट मिलेगा जो कि एक हाइब्रिड प्लांट है। क्या है? एक हाइब्रिड प्लांट है। अब आप एक चीज समझिए, यहां पर क्या हुई है? हेरिडिटी हुई है, यानी इसने अपने जो टॉल वाले एलील्स है वो किसको भेजे, है ना, इन दोनों में क्रॉस हुआ, टॉल और डवार्फ वाले जीन्स में क्रॉस हुआ। डवार्फ वाले जीन्स में क्रॉस होने के बाद जो डोमिनेंट एलील था वो आगे आके बैठ गया और जो प्लांट है वो कैसा बना? हाइब्रिड बना, यानी टॉल बना। तो जो वेरिएशन हुई है, वेरिएशन कैसी हुई है कि लंबे और बौने पौधे का हमने क्रॉस कराया तो नया पौधा कैसा बना? लंबा ही बनेगा। तो ये क्या है? वेरी कर रहा है अपनी पुरानी वाली जनरेशन से। यानी वेरिएशन का मतलब क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मिक्सअप के बाद जो नई जनरेशन बनेगी वो पुरानी वाली जनरेशन से कैसी होगी? अलग होगी या डिफरेंट होगी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है। और ये वेरिएशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है? ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है, यानी हेरिडिटी के थ्रू होती है। ठीक है भाई, देखिए, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज, डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। मेंबर्स कौन थे भाई? पेरेंट्स थे, है ना। सेम स्पीशीज आर रेफर टू एज वेरिएशन, यानी सेम स्पीशीज के मेंबर से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होना क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। वो इस सेम चीज मैंने अभी आपको बताई थी इजी लैंग्वेज में। मैंने बताया था कि जहां पर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा, दो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद किसी नई जनरेशन में पहुंचेंगे तो नई वाली जनरेशन पुरानी वाली जनरेशन से क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट कैरेक्टर शो करेगी। ये जो डिफरेंट कैरेक्टर शो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वेरिएशन कहलाती है। दीज वेरिएशंस में रिजल्ट फ्रॉम, यानी जो वेरिएशंस हो सकते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, है ना। क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या फैक्टर है? दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन करा सकते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस जीन कॉम्बिनेशंस पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट। या तो ये जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है भाई, किसकी वजह से हो सकता है? वेरियस जीन कॉम्बिनेशंस के थ्रू। जीन कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे भाई? जब मिक्सअप होगा दोनों पेरेंट जीन्स का, मेल का फीमेल का, और डिफरेंट काइंड ऑफ जीन कॉम्बिनेशन बन गया। जब डिफरेंट काइंड ऑफ जीन कॉम्बिनेशन बना तो क्या बनेगी भाई? वेरिएशन होगी। क्या होगी? वेरिएशन होगी, यानी जो नई वाली जनरेशन है वो पुरानी वाली जनरेशन से कैसी होगी? डिफरेंट होगी या अलग होगी। आ गई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू द डिफरेंट सिचुएशंस, लाइफस्टाइल्स, चॉइसेस एंड सराउंडिंग्स। यानी जितना फर्क जेनेटिक फैक्टर्स का पड़ता है किसी भी जनरेशन को वेरिएशन प्रोवाइड कराने में, उतना ही फैक्टर किसका पड़ता है? एनवायरमेंट का भी पड़ता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। आ रही है बात समझ में? हाँ, ठीक है भाई। चलिए, आगे है जेनेटिक्स एंड ग्रेगर जॉन मेंडेल, है ना। जेनेटिक्स एंड ग्रेगर जॉन मेंडेल। अभी जेनेटिक्स और ग्रेगर जॉन मेंडेल का बड़ा पक्का और मजबूत रिश्ता रहा है। जब भी जेनेटिक्स की बात होती है तो हमेशा जिक्र किसका आता है? ग्रेगर जॉन मेंडेल का आता है, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडेल थे। देखिए, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन बिगिन विद ग्रेगर जॉन मेंडेल, ठीक है। यानी हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी थी वो किन से शुरू हुई? ग्रेगर जॉन मेंडेल से शुरू हुई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आगे देखिए, मेंडेल्स वर्क ऑन अ पी प्लांट। मेंडेल ने वर्क किया किस पर? एक पी प्लांट पर काम किया,
जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं। ठीक है। और एस्टेब्लिश किया किसको? फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। किसको एस्टेब्लिश किया भाई? फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी को। समझे मेरी बात? ठीक है। हेरिडिटी को शुरू किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जिसके लिए उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने अपना जो काम शुरू किया था वो पी प्लांट्स पर किया था, जिन पी प्लांट के काम के आधार पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, क्या एस्टेब्लिश किया? फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? चलिए आगे है क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आता ही आता है, सभी पूछते हैं इसको एग्जाम के अंदर, हर बार रिपीट होता मोस्टली। वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स? मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्यों चुना? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द सेवरल एडवांटेजेस। किसकी वजह से? कुछ एडवांटेजेस की वजह से किया था। दैट मेड इट एन आइडियल ऑर्गेनिज्म और स्टडीइंग इनहेरिटेंस। अब वो सेवरल एडवांटेजेस क्या थे? क्या क्या एडवांटेजेस थे जिनको मेंडल ने देखा और देखने के बाद इस ही प्लांट का सिलेक्शन किया अपने क्रॉस कराने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो ट्रेट है वो क्या है? डिस्टिंक्ट ट्रेट। ठीक है, देखिए, पी प्लांट हैड डिस्टिंक्ट एंड इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट। ठीक है, यानी जो पी प्लांट के ट्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट और इजिली ऑब्जर्वेबल है। यानी बाहर से आप ट्रेट्स को देख कर पता लगा सकते हो कि भाई जिनमें क्या डिफरेंस हुआ और पौधे में किस तरह का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला। बहुत ज्यादा इजिली ऑब्जर्वेबल है। जैसे अगर आप हाइट की बात करो, टॉल या शॉर्ट, आप इजिली देख के बता सकते हो। अगर आप फ्लावर की बात करो, पर्पल या व्हाइट, वो भी आप बाहर से देख के बता सकते हो। तो इनके जो ट्रेट्स थे वो कैसे थे? बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट और इजिली ऑब्जर्वेबल थे। समझ में आई बात? पहला रीजन ये था। दूसरा क्या था? शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये जो प्लांट होते हैं इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, पी प्लांट्स हैव रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, पी प्लांट्स की कैसी लाइफ साइकिल होती है भाई? शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, अलोइंग मेंडल टू ऑब्जर्व मल्टीपल जनरेशन इन अ शॉर्ट पीरियड। और उन्हें टाइम मिल गया मल्टीपल जनरेशन को स्टडी करने का एक छोटे से टाइम के अंदर। ठीक है, अगर लाइफ साइकिल बड़ा होता तो वो कुछ गिने चुने प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट कर पाते। अब इसका लाइफ साइकिल छोटा है, ये पूरा हो जाएगा, दूसरी जनरेशन पर लग जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कम टाइम में बहुत सारी जनरेशन का एक्सपेरिमेंट कर लिया। चलिए अगला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। अभी जो पी प्लांट्स है वो खुद से ही सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। देखिए, पी प्लांट्स प्राइमरली सेल्फ पॉलिनेट। जो पी प्लांट्स होते हैं वो प्राइमरली क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, इंश्योरिंग द प्योरिटी ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, फिर भी मेंडल कुड ऑल्सो परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन। फिर भी मेंडल क्या कराते थे भाई? क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे। क्या करने के लिए? उनके स्पेसिफिक इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, है ना। यानी जो पी प्लांट्स होते हैं वो अपनी प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन मेंडल भाई उनको क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट्स देखने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स देखने के लिए वो किसी प्लांट का किसी प्लांट के साथ में क्रॉस करा देते थे। ठीक है, जिससे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेट्स देखने के लिए मिले। चलिए भाई आगे क्या है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। The reproductive structure of pea plant allowed Mendel to control which plant are used as parent by manually transferring pollen between flowers. देखिए, कंट्रोल ब्रीडिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर जो मेंडल थे उन्होंने किसी भी प्लांट से अपना उसका पोलन ग्रेन उठाया, किसी भी प्लांट के स्टिग्मा पर छोड़ दिया, तो उनकी जो ब्रीडिंग है उन्होंने कंट्रोल कराई। यानी वो जिसको चाह रहे थे उसी को पेरेंट प्लांट बनाया, जिसको नहीं चाह रहे थे उसको पेरेंट प्लांट नहीं बनाया। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? कोई भी प्लांट पेरेंट प्लांट बन सकता है। तो उन्होंने क्या कराया? उनको बेसिकली कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई। क्या करा के? क्रॉस पॉलिनेशन करा के, भाई यहाँ से मैं पोलन ग्रेन उठा रहा हूँ, मैंने यहाँ ले जाके छोड़ दिया, तो मैंने इन दोनों प्लांट्स को क्या बनाया है? पेरेंट प्लांट बनाया है।
और इनकी जो ब्रीडिंग होगी अब वो कैसी होगी, मेरे कंट्रोल के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इजी कल्टीवेशन। छठा पॉइंट क्या था, इजी कल्टीवेशन। पी प्लांट्स आर इजी टू ग्रो एंड रिक्वायर मिनिमल केयर। आप ऐसी चीजें रखना पसंद करोगे भाई जिसकी केयर आपको कम करनी पड़े, ऐसी बाइक चलाना पसंद करोगे जिसका माइलेज अच्छा हो, है ना। हाँ, तो वही चीज है। इनका कल्टीवेशन कैसा है, बहुत ज्यादा इजी है और इनको बहुत ही कम केयर करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये भी एक गुड एडवांटेज था पी प्लांट को चूज करने का। चीजें समझ आ रही हैं भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के कौन कौन से लॉज दिए और किन लॉज से उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है डोमिनेंस ही शो करेगा भाई कोई ना कोई सा प्लांट, है ना। देखिए डेफिनेशन में देखिए, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म विद ऑपोजिट क्वालिटीज, टू ऑर्गेनिज्म विद ऑपोजिट क्वालिटीज आर क्रॉस्ड, यानी जब दो ऑपोजिट क्वालिटीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ओनली वन ट्रेट शो, तो उसमें केवल एक ही ट्रेट शो होता है इन द ऑफस्प्रिंग के अंदर, while the other is hidden, और दूसरा कैसा होता है, छुपा हुआ होता है। भाई एक ट्रेट तो कैसा है, डोमिनेंट है, और दूसरा ट्रेट कैसा है, रिसेसिव यानी छुपा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था डोमिनेंट क्या था, जो अपने एलील या जो अपनी ट्रेट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, वो कैसा था, डोमिनेंट। और जो अपने ट्रेट को दिखाई नहीं रहा, ऑब्जर्वेबल ही नहीं है जिसका ट्रेट, वो कैसा है, रिसेसिव। तो इसने क्या बताया कि जब हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसमें बनने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें एक ही कैरेक्टर शो होता है। कैसे होता है अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। देखिए हमने जो क्रॉस कराया, यानी जो मेंडल थे, मेंडल ने प्लांट लिए, पहला जो प्लांट लिया उन्होंने कैसा लिया, टॉल प्लांट लिया। कैसा लिया भाई, टॉल प्लांट लिया। दूसरा प्लांट कैसे लिया, ड्वार्फ लिया। कैसा लिया, ड्वार्फ लिया। अब टॉल वाला जो प्लांट था जो टॉल वाला प्लांट था उस प्लांट को इन्होंने डिनोट किया, इन्होंने उस प्लांट को डिनोट किया कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और जो डोर्फ वाला प्लांट था उसको डिनोट किया स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब दोनों टीज आर सिमिलर, यानी बोथ टीज आर सिमिलर, तो हम एक टी यहां पे लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से यहां पे होगा, एक टी यहां पे लिख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमें जो प्लांट देखने के लिए मिला वो प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा प्लांट मिला भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हमको देखने के लिए मिला। अब ये जो प्लांट है वो एक ही कैरेक्टर डिनोट कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर, टॉल वाला, यानी जो प्लांट है बेसिकली कैसा है, टॉल है ना, टॉल है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा, जब दो डिफरेंट क्वालिटीज वाले प्लांट्स के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो केवल एक ही ट्रेट को शो करेगा। अब ये कौन से वाले ट्रेट को शो कर रहा है भाई, टॉल वाले ट्रेट को शो कर रहा है, और दूसरा वाला ट्रेट कैसा है, छिपा हुआ है। तो इसमें ये वाला जो एलील होगा वो कैसा होगा, ये वाला एलील क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और ये वाला एलील कैसा होगा, रिसेसिव होगा। कैसा होगा भाई, रिसेसिव होगा। समझे मेरी बात। तो यहां पर जो एक कैरेक्टर दिखा वो कैसा दिखा, डोमिनेंट वाला दिखा, इसलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जब हमने दो डिफरेंट क्वालिटीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराया तो बनने वाली जो जनरेशन थी उसने वही क्वालिटी दिखाई जो क्वालिटी डोमिनेंट थी, यानी जो क्वालिटी सामने से ज्यादा दिखाई दे रही है, जो क्वालिटी डोमिनेंट थी। इसलिए इस लॉ को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। समझ आ रही है भाई यहां तक बात। चलिए बहुत आसान है, आगे देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन वर्ड जो है वो मिलकर, यानी सेग्रीगेशन जो बना है वो सेग्रीगेट से बना है। किससे बना है, सेग्रीगेट से बना है। ठीक है,
सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट का मतलब होता है बेसिकली अलग करना, सेग्रीगेट करना या अलग करना। देखिए डेफिनेशन में क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द टू एलील्स ऑफ अ ट्रेट सेपरेट और सेग्रीगेट। यानी जब फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का या सेक्स सेल का, तो जो दो एलील्स हैं किसके, एक ट्रेट के, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाएंगे। और एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलील्स, और हर एक गैमेट केवल एक ही एलील को रिसीव करेगा। क्या हुआ इसमें, देखिए हमारी ये वाली जो जनरेशन थी वो जनरेशन कैसी थी, F1 जनरेशन थी। कौन सी थी, F1 जनरेशन थी। ठीक है भाई, F1 जनरेशन थी। अब हमने बेसिकली क्या किया, बस नाम से पता लगा ये सेग्रीगेट या सेपरेट करना या अलग करना। अब हमने क्या किया, इसमें हमने दो तरह के पौधे लिए। फिर से पौधे कौन से लिए, जो हमें लास्ट वाली क्रॉस में हमें मिले थे, यानी कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। अब हमने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, यानी कैपिटल टी का क्रॉस पहले हमने किसके साथ करा दिया, कैपिटल टी के साथ। तो हमारा प्लांट क्या बना, कैपिटल टी। क्लियर है। फिर इसी वाले कैपिटल टी का किसके साथ करा देंगे भाई, हम स्मॉल टी के साथ कराएंगे, तो प्लांट बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। फिर इस स्मॉल टी का हमने कैपिटल टी के साथ कराया, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब आधे बच्चे बोलेंगे कि सर स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं बनेगा। बन सकता है भाई। स्मॉल टी कैपिटल टी हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा हम पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, पहले। तो डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है, इसलिए हमने किसको पहले लिख लिया, कैपिटल टी को पहले लिख लिया और स्मॉल टी को बाद में लिखा। फिर दोबारा से कराएंगे इस वाले स्मॉल टी का किसके साथ में, रुको भाई, इस वाले स्मॉल टी का कराएंगे किसके साथ में, स्मॉल टी के साथ। तो प्लांट हमारा कैसा बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। जब हमने F1 जनरेशन में मिले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो हमारा जो हमारे प्लांट थे, जो हमारे F1 पेरेंट प्लांट थे, वो सेग्रीगेट हो गए, यानी अलग निकल गए। समझे मेरी बात। जब हमने किसके बीच में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में कौन सा प्लांट मिला था हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस कराया आपस में, तो हमें जो पेरेंट प्लांट थे F1 जनरेशन के, वो पेरेंट प्लांट क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। इसलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। अब दो टर्म आपने पढ़ी है, पहली टर्म पढ़ी है जीनोटाइप, क्या पढ़ी है, जीनोटाइप। दूसरी टर्म आपने पढ़ी है फिनोटाइप, क्या पढ़ी भाई, फिनोटाइप। जीनोटाइप में आपने क्या 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 पढ़ा था, देखो जेनेटिक अपीयरेंस या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन। क्या था, जीनोटाइप में क्या पढ़ा था, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ अ कैरेक्टर। फिनोटाइप में पढ़ा था फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ अ कैरेक्टर। अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। देखिए जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन ऑफ अ कैरेक्टर। अगर मैं इस वाली जनरेशन का जीनोटाइप आपसे पूछूं क्या होगा, तो जीनोटाइप होगा 1:2:1। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम एलील के प्लांट कितने हैं, जिसमें कैपिटल टी है, एक है। ठीक है। ऐसे प्लांट कितने हैं जिसमें दोनों एलील्स अलग अलग हैं, यानी एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी है। तो कितने प्लांट आपको नजर आ रहे हैं, दो हैं, है ना। अब ऐसे प्लांट कितने हैं जिसमें दोनों ही स्मॉल टी है, तो एक है। तो इसका जीनोटाइप रेशो जो है वो क्या रह गया भाई, 1:2:1। कौन सा रेशो है ये, जीनोटाइप रेशो है। कौन सा रेशो है, जीनोटाइप। अब अगर मैं आपसे फिनोटाइप पूछूं, क्या पूछूं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस। क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। अगर आपको दिखाई दे ये तीनों ही प्लांट कैसे हैं, लंबे हैं, यानी ये भी कैपिटल टी है तो लंबा पौधा है, ये कैपिटल टी है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है तो ये भी लंबा पौधा है, ये भी कैपिटल टी है डोमिनेंट, तो ये भी लंबा पौधा है। यानी एक बोना पौधा है और तीन लंबे पौधे हैं। तो इसका रेशो क्या होगा भाई आपके पास, इसका रेशो होगा 3:1। तो ये टर्म थी जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी ऐसे, जीनोटाइप क्या है, ऐसा रेशो जिसमें आप उनके जीन्स के बेस पर उनको सेपरेट करो या उनका रेशो निकालो, वो क्या होगा, जीनोटाइप होगा। और अगर आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर निकाल रहे हो तो वो फिनोटाइप होगा। समझे मेरी बात।
ये वाले लो को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमें वापस से वो प्लांट सेग्रीगेट हो गए जिन प्लांट के बीच में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्रॉस कराया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कौन कौन से प्लांट के बीच में कराया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर वो दोनों प्लांट सेग्रीगेट हो गए नहीं हो गए? ये कैपिटल टी अलग निकल गया और स्मॉल टी अलग निकल गया और दो प्लांट हमारे पास कैसे हो गए? सेम हो गए, है ना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे। तो इसका जीनोटाइप रेशो हो गया 1:2:1 और फिनोटाइप हो गया 3:1। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके भी आता है। इस वाले लोगों क्या भी बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है भाई? मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कौन सा लॉ लिखना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही लिखना है। वही क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब इसको मोनो हाइब्रिड क्यों बोला गया? मोनो यानी एक जैसे, हाइब्रिड कौन से प्लांट है? ये जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हाइब्रिड है, यानी दोनों ही एक जैसे हाइब्रिड पौधों के बीच में क्रॉस कराने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। समझ आ रही है भाई चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस, यानी जो मेंडल की सॉरी मेंडल की जो तीनों लॉज हैं उन तीनों लॉज में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ जो है वो कौन सा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर जो मेंडल भाई थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीड्स के बीच में क्रॉस कराया। किसके बीच में कराया? सीड्स के बीच में क्रॉस कराया। यानी दो तरह के उन्होंने हाइब्रिड क्रॉस लिए, हाइब्रिड सीड लिए। पहला जो सीड लिया वो था पहला हाइब्रिड सीड था येलो। कौन सा था? येलो। या हम कलर ही डिफरेंट कर देते हैं भाई। लो, कौन सा था? येलो राउंड। कौन सा था भाई? येलो राउंड। दूसरा था ग्रीन रिंकल्ड। दूसरा कौन सा था? ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, पहला कौन सा था? येलो राउंड और दूसरा था ग्रीन रिंकल्ड। येलो को हमने डिनोट किया, यानी येलो राउंड को हमने डिनोट किया कैपिटल वाई कैपिटल आर से। किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? कैपिटल वाई और कैपिटल आर से। ठीक है, इसको डिनोट किया हमने स्मॉल वाई और स्मॉल आर से। इजीली समझ आ रहा है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? जो सेम काइंड ऑफ ट्रेड्स है उसको एक जगह लेकर आना है। सेम काइंड ऑफ क्या है? अगर मैं कलर वाले ट्रेड की बात करूं, यानी कलर वाला ट्रेड कौन सा है? येलो है और ग्रीन है। दो कलर के सीड्स है हमारे पास। तो इस येलो को डिनोट करने वाला जो एलील है वो कौन सा है? वाई है। ग्रीन कलर को डिनोट करने वाला एलील कौन सा है? वाई है। तो मैं इनको सेम कलर वाले जो एलील्स है उनको मैं एक जगह लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं इनका क्रॉस करा दूं बीच में इस तरह से, तो मेरे पास जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इससे कोई परेशानी तो नहीं भाई किसी को? ठीक है, मैंने क्या किया? जो सेम काइंड ऑफ ट्रेड्स थे उनको मैंने एक जगह ले लिया, यानी कलर वाले ट्रेड एक जगह ले लिया और शेप वाले ट्रेड मैंने एक जगह ले लिया। अब मैं इन प्लांट्स इन ही ट्रेड के बीच में क्रॉस कराने वाला हूँ। यानी जो मैं क्रॉस कराऊंगा वो कराऊंगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब कराइए इनके बीच में क्रॉस, यानी कैपिटल वाई का क्रॉस जब मैं कैपिटल आर के साथ कराऊंगा तो प्लांट क्या बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर कैपिटल वाई का क्रॉस में करा रहा हूँ स्मॉल आर के साथ, तो प्लांट आपका बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब किसका कराना है? स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ में, तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर। ठीक है भाई, फिर स्मॉल वाई का किसके साथ हो रहा है? स्मॉल आर के साथ। तो प्लांट क्या बना? आपका स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन है आपकी? F1 जनरेशन है या फीलियल फर्स्ट जनरेशन है।
ठीक है, F1 जनरेशन में आपको 4 तरह के प्लांट्स मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमको आगे बनानी है भाई टेबल। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, आपको क्रॉस कराना है जो प्लांट आपको 4 तरह के दिखाई दिए हैं, उन चारों ही प्लांट के बीच में आपको क्या कराना है? क्रॉस कराना है। ठीक है, कौन कौन से प्लांट थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, चलो किसके साथ करा रहे हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। नीचे भी खींचनी पड़ेगी भाई लाइन अभी। ठीक है, चलिए क्रॉस कराते हैं भाई फटाफट से। अब सेम तरीके से क्रॉस होगी, इस कैपिटल वाई के साथ होगी तो क्या बनेगा प्लांट? कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर की इस वाले कैपिटल आर के साथ तो कैपिटल आर। क्लियर? अब इस वाले यानी ये वाला जो प्लांट है इसकी क्रॉस इस वाले प्लांट के साथ में करानी है आपको, तो कैपिटल वाई की किसके साथ होगी? कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस वाले कैपिटल वाई किसके साथ कराई हमने? तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अब आगे चलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस वाले का कराना है इन चारों के साथ में, फिर इस वाले का इन चारों के साथ में होगा और फिर इस वाले का इन चारों के साथ होगा। इसी तरीके से चलना है। तो कैपिटल वाई हो गया, लिखो कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप बोलोगे सर स्मॉल आर कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो हमेशा पहले लिखा जाएगा। अब कैपिटल आर स्मॉल आर में कौन सा डोमिनेंट है? ये वाला, तो इसलिए हमने ये वाले आर को पहले लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो क्या लिख लेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, बहुत आसान है। कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले का इस चारों के साथ कराओ, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी स्मॉल वाई कैपिटल वाई आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, आगे देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। आगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये वाला आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, और लास्ट में आता है स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट बनके तैयार हो गए। अब इनके दो रेशियोज हमारे सामने आते हैं भाई। जो आपसे प्लांट में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीनोटाइप रेशियो क्या है या फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो अगर मैं फिनोटाइप रेशियो की बात करूं, किसकी बात करूं? फिनोटाइप रेशियो की बात करूं, तो फिनोटाइप रेशियो आपका आएगा भाई 9:3:1। ठीक है, अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूं, जीनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:2:4:4
1:1:1:1:1। ठीक है, ये जीनोटाइप रेशो है और ये फिनोटाइप रेशो है। अब एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने इसमें दो डिफरेंट ट्रेड्स के हाइब्रिड सीड्स का यूज किया था। दो डिफरेंट ट्रेड का हाइब्रिड सीड, दो कैसे हैं, येलो राउंड, ठीक है, ग्रीन और रिंकल, तो दो डिफरेंट ट्रेड्स हो गए। उसको मोनो हाइब्रिड क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें सेम ही तरह के ट्रेड वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया था, वो मोनो हाइब्रिड। इसमें दो अलग अलग ट्रेड के प्लांट्स हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल की तीनों लॉज यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको समझ आ गई होंगी। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, एक ही लेक्चर में चैप्टर को खत्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक है आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डिटरमाइन करना यानी पहचानना, डिटर्मिनेशन करना। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी इंडिविजुअल के सेक्स को एस्टैब्लिश किया जाता है। सेक्स यहां मीन्स है जेंडर से, किससे है, जेंडर से। किसी भी इंडिविजुअल के जेंडर को डिटरमाइन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम्स चेंज होता रहता है। कैसे कि जो मेल है उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो फीमेल्स हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। तो अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी टोटल अगर मैं नंबर की बात करूं तो कितने क्रोमोसोम्स हैं, नंबर्स 46। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और one pair of chromosome is called sex chromosomes. ठीक है, one pair of chromosome is called sex chromosome. अब ये वन पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम का है वही डिटरमाइन करता है कि आने वाला इंडिविजुअल बॉय होगा या गर्ल होगा। कैसे, एक मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो होंगे XY, यानी अगर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर XY के रूप में है तो क्या बनेगा, एक मेल बनेगा भाई। ठीक है, और अगर XX की फॉर्म में है तो क्या बनेगी, एक फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, एक फीमेल बनेगी। तो ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है कि आने वाले इंडिविजुअल का जेंडर क्या होगा। अगर XY क्रोमोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम में, यानी वन पेयर में अगर XY है तो मेल है और XX है तो फीमेल है। समझ आ रही चीजें, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कि जो एक इंडिविजुअल का सेक्स चेंज हो जाता है किस तरह से होता है। देखिए, ए फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो फीमेल होती है अपने एग के थ्रू किसका कंट्रीब्यूशन करती है, एक एक्स का कंट्रीब्यूशन करती है कि ले भाई मेरी तरफ से एक्स क्रोमोसोम, अब तू एक्स का डालेगा तो फीमेल बनेगी और वाई क्रोमोसोम ऐड ऑन करेगा तो इसमें मेल बनेगा। तो एक्स क्रोमोसोम डोनेट कर दिया या कंट्रीब्यूट कर दिया। ए मेल कंट्रीब्यूट इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब ये मेल के पास चॉइस रहती है, चॉइस तो नहीं रहती खैर, यानी मेल के पास दो तरीके के क्रोमोसोम है, या तो वो एक्स क्रोमोसोम को रिलीज कर सकता है या वो वाई क्रोमोसोम को रिलीज कर सकता है। अगर एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस एक्स क्रोमोसोम के साथ हो रहा है तो क्या बनेंगे भाई, एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो मैंने किसके लिए बताया था, किसके लिए है, फीमेल के लिए है। ठीक है, यानी अगर एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन एक्स क्रोमोसोम के साथ में हो तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। अब फीमेल के पास केवल एक्स ही क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम जाता है इसके पास तो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा भाई, मेल बनेगा। समझे मेरी बात, बस यही बात है। ठीक है, एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल। चलिए अब यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर की समरी देखते हैं क्या था चैप्टर के अंदर, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा।
सबसे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। हमने पढ़ लिया था हेरिडिटी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई पेरेंट अपने ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है किसके अंदर, अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स। मेंडल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं वो इस तरह से जाते हैं, यानी जो एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने फाउंडेशन रखी इनहेरिटेंस की, सॉरी हेरिडिटी की। ठीक है, आगे देखिए ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जो ट्रेड्स या क्वालिटीज होती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, जीन के थ्रू। विच आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम, जो किस पर लगे होते हैं, क्रोमोसोम्स पर लगे होते हैं। ठीक है, तीनों चीज समझ आ गई भाई। आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन मतलब कि वो इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंडेंट होता है किस पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स और वाई पर। एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल, बस। नेक्स्ट है वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। यानी वेरिएशन जो होती है वो जेनेटिक मेकअप, ठीक है, यानी वेरिएशन में जो जेनेटिक मेकअप होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन में। ठीक है, किसमें कंट्रीब्यूट करता है, एवोल्यूशन में, थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। समझिए मेरी बात, वेरिएशन समझ गए थे, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर है, सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी भी अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी बची है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले मजेदार चैप्टर और मजेदार लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।